डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हम पढ़ रहे थे न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में हमने पढ़ा कि न्यायपालिका को स्वतंत्र कैसे रखा जा सकता है। इसके लिए 5-6 प्रावधान किए गए थे। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में, इनके वेतन और भत्तों के संदर्भ में, इनके अधिकार और शक्तियों के संदर्भ में, इनके रिटायरमेंट के बाद वकालत पर रोक के संदर्भ में। ये कल हम पढ़ चुके थे, है ना। आज हम पढ़ेंगे न्यायाधीशों की जो नियुक्ति किस आधार पर होती है। कल हमने पढ़ा कि इनकी मतलब स्वतंत्र इनको बनाए रखने के लिए हम कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं, और आज हमें क्या पढ़ना है कि इनकी नियुक्ति, न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो किस आधार पर होगी, यानी न्यायाधीश कैसे बनेंगे। नियुक्ति के संदर्भ का मतलब यह है कि न्यायाधीश कैसे बनेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो देखो सबसे पहले बात करें हम तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, है ना। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इसकी नियुक्ति कौन करता है भाई? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, है ना। भारत का राष्ट्रपति, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो मुख्य और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में प्रावधान किया गया है कि भारत का राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेगा, यानी इनको शपथ दिलाने का काम कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, सर्वोच्च न्यायालय है, इसको कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित किया जाता है ना। किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित किया जाता है। लेकिन एक ये परंपरा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तथा अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के, ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करता है। उसी प्रकार विभिन्न जो राज्य हैं उनके जो उच्च न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय की मुख्य नियुक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है ना, उसकी नियुक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर करता है ना। और परामर्श के बाद यदि बात करें हम तो अन्य न्यायाधीश बचे, तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति वहाँ का जो मुख्य उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उनसे परामर्श लेकर करता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति के संदर्भ में भारत का राष्ट्रपति जो है वो अपने स्वविवेक का प्रयोग नहीं कर सकता। किसका प्रयोग नहीं कर सकता? स्वविवेक का प्रयोग नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि अपनी इच्छा अनुसार किसी को वो नियुक्ति नहीं करता है, और नियुक्ति के संदर्भ में एक व्यवस्था अपना ली। यानी शुरू में तो क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रधानमंत्री के दबाव में आकर, यानी जो आपकी वास्तविक कार्यपालिका थी उसके दबाव में आकर इसी प्रकार की नियुक्ति, जैसे 1973 में अजीतनाथ रे, आपने पढ़ चुके हैं पहले ही कि 73 में वरिष्ठता क्रम को, यानी नियम ये होता है कि जैसे मान लो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रिटायर होना है तो इससे जो वरिष्ठता क्रम में नीचा है उसको सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब ये प्रधानमंत्री की बात ये नहीं मानते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, तो ऐसे क्रम में किसी वरिष्ठता क्रम को तोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो न्यायाधीश हैं वो भी अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं। इस वरिष्ठता क्रम को बनाए रखने के लिए एक परंपरा बनाई गई थी, है ना। सर्वोच्च न्यायालय ने एक परंपरा बनाई। सर्वोच्च न्यायालय ने परंपरा क्या बनाई? कोलेजियम व्यवस्था स्थापित की। ये पूछना था कई बार, कोलेजियम व्यवस्था क्या होती है? तो देखो, कोलेजियम व्यवस्था से तात्पर्य है मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, है ना। मुख्य न्यायाधीश के अलावा साथ में कौन? उसके 4 वरिष्ठ न्यायाधीश। ये राष्ट्रपति को कुछ नाम निर्देशित करते हैं, है ना। राष्ट्रपति को ये नाम निर्देशित करते हैं, यानी नाम बताएंगे इनमें से किसी राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाना है। और मुख्य न्यायाधीश बनाने के लिए क्या परंपरा है? जो वरिष्ठता क्रम है, वरिष्ठता क्रम में सबसे पहले जो जिसका नंबर आता है उसके बाद में उससे नीचे कौन है, उसके बाद में उससे नीचे कौन है, अब उससे नीचे कौन है। तो इस वरिष्ठता क्रम के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। क्लियर, है ना। जैसे वर्तमान की बात करें हम, इसके संगठन की बात करें तो एक तो मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश, टोटल कितने हैं? 31 सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं। तो उन न्यायाधीशों की नियुक्ति, अब जैसे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
अब उससे वरिष्ठता क्रम में 30 नंबर पर कौन है, 29 पर कौन है, 28 पर कौन है। तो जैसे जैसे इनका नंबर आता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनते जाते हैं और बनने के बाद में अपने पद से पदमुक्त होते जाते हैं। ये व्यवस्था है कोलेजियम व्यवस्था। सरकार, वर्तमान जो मोदी सरकार है, इस कोलेजियम व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास किया था। वर्तमान मोदी सरकार ने 2014 में क्या किया, कोलेजियम व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास किया। और कोलेजियम व्यवस्था क्या थी ये आप जान गए हैं। कोलेजियम व्यवस्था से तात्पर्य है कि मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश मिलकर राष्ट्रपति को कुछ नाम निर्देशित करते हैं, उनमें से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। क्लियर। लेकिन भारत का जो राष्ट्रपति है, यानी वर्तमान जो सरकार है, प्रधानमंत्री है, इस प्रधानमंत्री ने क्या किया, इस कोलेजियम व्यवस्था को समाप्त करके एक आयोग बनाया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 2014। क्या बनाया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 2014, है ना। और 2014 जब ये आयोग बना, ये आयोग पूरा बन गया, व्यवस्था भी लोकसभा ने पारित कर दिया इसको, राज्यसभा ने पारित कर दिया इसको, आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति इनको मिल गई, है ना। और इन सबके मिलने के, यानी ये कठोर संविधान संशोधन था एक तरह से, संविधान का तीसरा स्वरूप था ना अनुच्छेद 368 के तहत। कौन सा संविधान संशोधन था ये, कठोर संविधान संशोधन था। और कठोर संविधान संशोधन के तहत क्या होता है, लोकसभा में अपने 2/3 बहुमत से विधेयक पारित हो गया, राज्यसभा में अपने 2/3 बहुमत से विधेयक पारित हो गया। दोनों सदनों में पारित होने के बाद में ये विधेयक कहाँ गया, विधानसभाओं के पास गया। और आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं ने भी इस विधेयक को, है ना, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की नियुक्ति कर दी या इस विधेयक को पारित कर दिया। पारित करने के बाद में ये 120वां संविधान संशोधन विधेयक था। कौन सा था भाई, 121वां संविधान संशोधन विधेयक था 2014 में। और पारित होने के बाद में, वहाँ से पारित होने के बाद में राष्ट्रपति के पास आया और राष्ट्रपति ने क्या किया, इस पर हस्ताक्षर कर दिए। और हस्ताक्षर करने के बाद ये सरकारी गजट में प्रकाशित हो गया। 2014 को 99वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा अनुमति मिल गई। अनुमति मिलने के बाद में इसको सरकारी गजट में प्रकाशित करवा दिया गया। ये 99वां संविधान संशोधन, क्योंकि जितने भी हस्ताक्षर होते हैं वही संविधान संशोधन माने जाते हैं। तो 21वां संविधान संशोधन विधेयक था, है ना। 121वां तो क्या था, ये संविधान संशोधन विधेयक था। और पारित होने के बाद ये कौन सा संविधान संशोधन बना, 99वां संविधान संशोधन बना, है ना। और राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते ही सरकारी गजट में इसको प्रकाशित करवा दिया गया। सरकारी गजट का मतलब है पत्र पत्रिकाओं वगैरह, सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी होता है ना, उनके कानून को नीचे राष्ट्रपति के साइन होते हैं कि भाई ये कानून अब से लागू होगा, न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन होगा। न्यायिक नियुक्ति आयोग 6 सदस्यीय आयोग था, है ना। राष्ट्रपति ने जो, या यूँ कहें प्रधानमंत्री ने जो न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया था, उसमें कितने सदस्यीय आयोग बनाया था, 6 सदस्यीय आयोग था ये, है ना। इन 6 सदस्यीय आयोग में 2 प्रबुद्ध विख्यात व्यक्ति जिसका चयन प्रधानमंत्री करेगा। तो 2 तो ये हो गए है ना, प्रबुद्ध विख्यात व्यक्ति। और इसके अलावा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति होगा, लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा, बड़े विपक्षी नेता होंगे। तो देखो इसमें 2 तो वो हो गए, तीसरा हो गया मुख्य न्यायाधीश, चौथा हो गया लोकसभा में जो विपक्ष का नेता है ना, विपक्ष दल का जो नेता है या विपक्ष में सबसे बड़े दल का नेता है वो हो गया। ठीक है, देखो 6 सदस्यीय आयोग है न्यायिक नियुक्ति आयोग। ये जो न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसका गठन किसमें हुआ था, 2014 अप्रैल 2014 में विधेयक लाया गया था। और कौन सा विधेयक था ये, संविधान संशोधन विधेयक 121वां। कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था भाई ये था 121वां, है ना। और इसको पारित किया गया, लोकसभा में पारित कर दिया, राज्यसभा में पारित कर दिया। और राज्यसभा में पारित होने के बाद में राज्य से ज़्यादा विधानमंडलों में पारित कर दिया। और विधानमंडलों में पारित होने के बाद में ये कहाँ, राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई। अनुमति मिलने ही ये सरकारी गजट में प्रकाशित हो गया। और सरकारी गजट में प्रकाशित होने के बाद इसका काम चालू हो गया। लेकिन 2014 ये कौन सा संविधान संशोधन बना, 99 यानी 99वां संविधान संशोधन के तहत ये लागू हो गया। अब देखो इस न्यायिक नियुक्ति आयोग में सदस्य कितने थे, तो इस न्यायिक नियुक्ति आयोग में 6 सदस्य शामिल किए गए थे, है ना। 2 व्यक्ति ऐसे होंगे जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करेगा, जो प्रबुद्ध जानकार हों, विधिवेता हों, है ना। 2 तो ये हो गए, ठीक है। एक होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उससे परामर्श लिया जाएगा।
एक होगा विपक्षी दल का नेता या उसके द्वारा विपक्षी दल का नेता, ताकि विपक्ष भी क्या बना रहे, मजबूत, विपक्षी दल का नेता रहेगा एक। ठीक है, कितने हो गए, एक होगा इसमें अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का व्यक्ति, ताकि उनको भी बराबर मान सम्मान मिल सके। तो ये हो गया SC ST और OBC, किसी एक, तीनों में से एक का होना जरूरी है। एक का एक बार हो गया, दूसरे का एक बार ऐसे रोटेशन से, है ना। और एक होगी इसमें महिला, अब महिला भी कभी जनरल की, कभी SC ST OBC की, हो गए ना कुल 6, 2 3 4 5 6, ये 6 सदस्यीय आयोग होगा। लेकिन न्यायपालिका के पास एक अधिकार है, न्यायिक पुनरावलोकन अवरोध एवं संतुलन सिद्धांत। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, व्यवस्थापिका द्वारा कोई कानून बनाया गया, कार्यपालिका ने उसका क्रियान्वयन कर दिया और वो संविधान की मूल भावना के विपरीत है, संविधान के अनुसार वो शासन व्यवस्था संचालित करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी व्यवस्था को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के आधार पर न्यायपालिका समाप्त कर सकती है। और न्यायपालिका ने ये इतनी, प्रधानमंत्री की जो मकसद थी, है ना, तत्कालीन प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वर्तमान प्रधानमंत्री मान लो चाहिए, तो इन्होंने इतनी मकसद करके इस विधेयक को पारित किया और सर्वोच्च न्यायालय ने एक ही तलवार चलाई और इसको क्या कर दिया, निरस्त कर दिया और वापिस वही व्यवस्था चालू रख ली। कौन सी व्यवस्था, कॉलेजियम व्यवस्था चालू रख ली। कॉलेजियम व्यवस्था में क्या होता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, है ना, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश के साथ ही साथ 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश मिलकर एक संगठन बनाएंगे और वो सर्वोच्च न्यायालय का राष्ट्रपति को क्या करवाएंगे, नाम निर्देशित करवाएंगे। उन नामों में से राष्ट्रपति किसी को न्यायाधीश बना देगा। क्लियर, ये है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में नियुक्ति के संदर्भ में प्रावधान, है ना। तो न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया। पहले तो न्यायिक नियुक्ति कैसे होती है, यानी भारत का राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और मुख्य न्यायाधीश के परामर्श राज्य के उच्च न्यायालयों की नियुक्ति करता है और वहाँ का जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उनके परामर्श पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये व्यवस्था किसके आधार पर होती है, कॉलेजियम व्यवस्था के आधार पर होती है। इस व्यवस्था को गड़बड़ाने का काम 1973 में किया था, जिसके कारण वरिष्ठता क्रम को तोड़ दिया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने, क्योंकि इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था उसकी जांच का जो कार्य था, या यूँ कहें इंदिरा गांधी द्वारा जो समय समय पर जो 39वां संविधान संशोधन, 40वां संविधान संशोधन, 41वां संविधान संशोधन, ये जो संशोधन थे ना, इन संशोधनों को इन्होंने मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि इनके पास तो न्यायिक पुनरावलोकन अवरोध एवं संतुलन सिद्धांत था, इसलिए इनको रद्द करने की बात कह दी। और इंदिरा गांधी की कोई बात नहीं माने तो इन्होंने क्या किया, जो चौथे क्रम का वरिष्ठतम न्यायाधीश था अजीतनाथ रे, उसको हेगड़े, सिलेट, है ना, इनको अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और शासन व्यवस्था में जो ये वरिष्ठता क्रम था, या यूँ कहें न्यायपालिका के सामने एक बार ये विवाद का विषय बना था। अब हम बात करते हैं न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, अपने पद से पदमुक्त करने की प्रक्रिया, है ना। तो देखो, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया की बात करें हम तो 3 प्रकार से न्यायाधीशों को हटा सकते हैं। कितने प्रकार से हटा सकते हैं भाई, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 3 प्रकार से हट सकते हैं। नंबर 1, यदि उनकी मृत्यु हो जाए, अपने आप ही हट जाएंगे, है ना, भगवान के प्यारे हो जाएं तो हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप हट जाएंगे। नंबर 1 हो गया। नंबर 2, पहला काम हो गया उनकी मृत्यु हो जाए। नंबर 2, वो स्वयं त्यागपत्र दे दें। और नंबर 3, ये 2 तो आकस्मिक घटनाएं हैं ना, मृत्यु हो जाए या तो उनकी, है ना, और या वो काम करने में सक्षम नहीं है तो स्वयं त्यागपत्र दे दें। जब स्वयं त्यागपत्र दे देंगे तब भी उसे अपने पद से पदमुक्त कर दिया जाएगा, हट जाएगा। तीसरी प्रक्रिया है महाभियोग प्रक्रिया, है ना। कौन सी प्रक्रिया है, महाभियोग प्रक्रिया। इसके द्वारा भी इसे समय से पूर्व हटाया जा सकता है, जो एक जटिल प्रक्रिया है। महाभियोग प्रक्रिया क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है ना। तो देखो, महाभियोग प्रक्रिया होती क्या है, महाभियोग प्रक्रिया जो है एक जटिल प्रक्रिया है। ये किस किस पर लाई जा सकती है, आपको एक जगह पढ़ लोगे सब जगह काम में ये आ जाएगी
सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश हैं ना, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों पर महाभियोग प्रक्रिया लाई जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा उच्च न्यायालय के जितने भी मुख्य और अन्य न्यायाधीश हैं उन पर लाई जा सकती है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो गए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो गए, दो तो ये हो गए, दो का मतलब पूरे के पूरे सर्वोच्च न्यायालय के जितने न्यायाधीश और उच्च न्यायालय जितने हैं उनके मुख्य और अन्य न्यायाधीशों पर महाभियोग प्रक्रिया लगाकर उनके पद से पदमुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा ला सकते हैं राष्ट्रपति पर। एक बार पढ़ लोगे, सब जगह एक ही चीज लिखनी है, नाम बदलना है केवल, है ना। उपराष्ट्रपति पर, राष्ट्रपति के बाद क्या है, उपराष्ट्रपति पर ला सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है भाई, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया केवल राज्यसभा में पारित हो सकती है। यानी पहले जो लाने का काम है कौन कर सकती है, राज्यसभा कर सकती है। लोकसभा को पहले लाने का अधिकार नहीं है ना। बाद में तो ये उस पर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन लोकसभा में पहले लाने का जो काम करेगी वो कौन करेगी, राज्यसभा करेगी। क्योंकि राज्यसभा का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति क्या होता है, पदेन सभापति होता है। ठीक है, इसके अलावा राज्यपाल को तो वैसे हटाते हैं। इसके अलावा जो चुनाव आयुक्त हैं, है ना, मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य सदस्य उन पर लाई जा सकती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से यदि हटाना है तो भी महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। क्लियर। अब इनमें से किसी एक का नाम आए, मान लो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाना महाभियोग प्रक्रिया, तो वो ये सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश लिख दो। यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग प्रक्रिया चलाएं तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश लिख दो। यानी आप जिसका भी नाम, जिसका भी आपसे प्रश्न पूछे परीक्षा में, उसी का केवल नाम बदलना है, बाकी कोई बीच का जो मैटर वो सेम है। एक बात याद रखनी है, यदि उपराष्ट्रपति पर आए तो उपराष्ट्रपति में क्या करना है आपको, उपराष्ट्रपति पर यदि महाभियोग प्रक्रिया चलानी है तो उपराष्ट्रपति में महाभियोग प्रक्रिया सदन के कौन से सदन में लाई जा सकती है, लोकसभा में राज्यसभा में लाई जा सकती है, लोकसभा में नहीं। बाकी चाहे लोकसभा में पारित करो चाहे राज्यसभा में, स्टार्ट कहीं से भी हो सकती है। अब देखो हमें हटाना है किसको, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। किस प्रक्रिया द्वारा, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा इसे पद से पदमुक्त करना है। तो सबसे पहला काम करना क्या पड़ेगा कि जैसे उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 1/4 भाग, है ना, कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत भाई, 1/4 भाग महाभियोग प्रक्रिया स्टार्ट करने का जो विधेयक है उस पर हस्ताक्षर करके 14 दिन पूर्व है, कितने दिन पहले, 14 दिन पूर्व है, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाना तो उस पर, अन्य को हटाना तो उसको सूचना देनी पड़ेगी, है ना। उपस्थित एवं संसद के उपस्थित, यानी लोकसभा में ला रहे तो लोकसभा के उपस्थित में मतदान करने वाले सदस्य, राज्यसभा में ला रहे तो राज्यसभा के उपस्थित में मतदान करने वाले सदस्यों का 1/4 भाग, है ना, हस्ताक्षर करके 14 दिन पूर्व सूचना किसको देनी पड़ती है भाई, जिसके विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया लागू की जानी है उसको 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। ठीक है। अब जब इसको सूचना मिल गई 14 दिन पूर्व है, यानी सूचना किस पर मिल सकती है कि ये कदाचार में लिप्त पाया गया, ये दुराचार में लिप्त पाया गया, ये भ्रष्टाचार को अपनाने वाला है, या कदाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार को अपनाने वाला है, या देश की एकता और अखंडता को विभाजित करने के लिए किसी दूसरे देश के साथ कोई ऐसा समझौता कर लिया, या अपनी कोई जो गोपनीय बातें हैं वो दूसरे देश को बता दी, है ना। तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर क्या ला सकते हैं, महाभियोग प्रक्रिया संचालित कर सकते हैं, या यूं कहें महाभियोग प्रक्रिया इनके विरुद्ध लाई जा सकती है। क्लियर। अब है 14 दिन पूर्व किसके पास ये बात पहुंची भाई, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर ला रहे हो मान लो, और लोकसभा में 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके 14 दिन पूर्व है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को यह सूचना प्रदान कर दी। क्लियर। जब इनको सूचना मिली तो 14 दिन बाद में इस पर क्या होगी, कार्रवाई। कितने दिन बाद में कार्रवाई होगी, 14 दिन बाद में कार्रवाई होगी। अब जब कार्रवाई होगी तो सदन में ये स्वयं उपस्थित हो सकता है बचाव के लिए, और स्वयं नहीं हुए तो अपने प्रतिनिधि को भेज सकता है बचाव के लिए। यानी कोई यदि प्रश्न इनसे पूछे तो ये बता दे भाई, बचना है तो बता देगा, नहीं बचना तो कोई बात नहीं है, अपने प्रतिनिधि को भेज सकता है। या दोनों भी नहीं आए तो 14 दिन बाद में इसमें कार्रवाई संचालित हो सकती है ना, कार्रवाई संचालित हो सकती है। तो कार्रवाई प्रारंभ होगी, है ना। अब प्रारंभ होगी तो बात पर वाद विवाद होगा, उस पर बहस होगी, उसके एविडेंस चाहिए, है ना। मतलब इन्होंने ये काम किया है तो किस आधार पर किया है ना, ये सब
एविडेंस लाने के बाद में वाद विवाद हो गया, चर्चाएं हो गई, और यदि स्वयं उपस्थित हुआ तो इन्होंने भी अपनी बात रखी है। इन्होंने कहा होगा कि भाई मैंने ऐसा काम नहीं किया है, मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ, ये कहेगा ना, मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ, मेरे को तो काम करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने ऐसा नहीं किया है। तो ये सब करने के बाद यदि उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, कितने तिहाई बहुमत से भाई, 2/3, 2/3 का मतलब होता है यदि 100 सदस्य उपस्थित हुए तो इसका दूसरा मतलब कुल को 3 भागों में बांट देते हैं और 3 का भाग देते हैं तो 33, 66, 99 ना, तो 66 सदस्य यदि इसके पक्ष में होंगे, मान लो 500 सदस्य उपस्थित हुए तो कितने हो गए, 336 सदस्य, है ना, 6 पंजे 30, 300, 6 6 36, 336 सदस्य यदि विधेयक के पक्ष में हैं, है ना, और एक सदन में वह विधेयक पारित हो गया। एक सदन में पारित होने के बाद में उसी विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाएगा। जब दूसरे सदन में भी पारित हो जाएगा, उसी प्रक्रिया के रूप में उपस्थित में मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यदि दूसरा सदन में उस विधेयक को पारित कर देता है तो विधेयक भेजा जाएगा राष्ट्रपति के विरुद्ध, एक, है ना, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते ही सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश जिसके विरुद्ध भी महाभियोग प्रक्रिया लगाई जा रही थी, उसे पद से पदमुक्त माना जाएगा, है ना। और यदि मान लो राष्ट्रपति के विरुद्ध ही लाना है, किसके विरुद्ध लाना है, राष्ट्रपति के विरुद्ध लाना है, तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। राष्ट्रपति के विरुद्ध यदि विधेयक लाना है तो ऐसी प्रक्रिया में क्या होगा, एक सदन में पारित हो गया अपने 2/3 बहुमत से, दूसरे सदन में पारित हो गया अपने 2/3 बहुमत से, दोनों सदनों में पारित होने के बाद जिस दिन दूसरे सदन में विधेयक पारित हुआ उसी दिन से राष्ट्रपति अपने पद से पदमुक्त माना जाएगा। यह है महाभियोग प्रक्रिया या राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की प्रक्रिया, पद से पदमुक्त करने की प्रक्रिया। आज हमने पढ़ा है न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कॉलेजियम व्यवस्था और न्यायिक नियुक्ति आयोग कैसे बना और न्यायिक नियुक्ति आयोग की सर्वोच्च न्यायालय ने इसको कैसे धराशायी बना दिया, और इसके बाद में न्यायाधीशों को अपने पद से पदमुक्त कैसे किया जा सकता है, पद से कैसे हटाया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं महाभियोग प्रक्रिया। अब हम पढ़ेंगे न्यायाधीशों की संरचना या कार्य, है ना, ये कौन कौन से काम और करते हैं इसके अलावा, जिसको हम कल पढ़ेंगे।